हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें और देश विदेश की कुछ खबरें। वहीं हमारा जो इसमें मुख्यतः विषय रहता है वह रहता है एडिटोरियल एनालिसिस। यह निश्चित ही यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी फ्रंट पेज की हमारी जो हेडलाइन है वो बनी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने 5 साल में 2 लाख नई कृषि ऋण सहकारी समितियां बनाने की एक बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहकारिता के क्षेत्र में इस फैसले से बड़ा बदलाव आएगा। ज़मीनी स्तर पर मजबूती तो मिलेगी ही, नई डेयरी मत्स्य समितियां भी बन सकेगी। अलग अलग योजनाओं में तालमेल पर भी फोकस किया जा सकेगा। तो इस प्रकार की बात उन्होंने अपने इस सहकारी समितियों जो 2 लाख सहकारिया समितियां अगले 5 साल में बनने वाली है उस पर ये बात कही है। वहीं जो सहकारिता मंत्री जो बनाए गए हैं उसमें अमित शाह जी हैं की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। इसमें कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी व पशुपालन मंत्री और संबंधित सचिव भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से इसके तहत हम कह सकते हैं एक तरह से रोजगार का सृजन होगा। नए पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की एक तरह से एक बात कही जा रही है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन बन रही है वह फ्रंट पेज की जो नेक्स्ट हेडलाइन है हमारी वह है चीन जो सीमा है उस पर 2966 गाँवों का होगा विकास। तो एक तरह से जो केंद्र सरकार है जो चीन की सीमा पर जो लगे हुए बिल्कुल गांव हैं, तो करीबन 3000 के करीब गांवों का विकास करने वाली है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं एक तरह से उनका कायाकल्प किया जाएगा, यानी कि उन्हें उन्नत किया जाएगा उन गांवों को, और वहाँ पर एक तरह से सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं तो वह किया जाएगा। तो गलवान के बाद चीन से लगातार तनाव के बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 7 नई बटालियनों के गठन की भी एक तरह से स्वीकृति मिली है। और केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को ही बैठक में देश की सामरिक ज़रूरतों से जुड़े अहम फैसले किए गए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसमें बताया कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहले प्राथमिकता है। इन निर्णयों से देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम इसे रखा गया है, वाइब्रेंट विलेज नाम दिया गया है इसे। तो कार्यक्रम में सरकार की योजना उत्तरी सीमा से जुड़े सभी गाँवों में से 5 साल में पलायन रोकने, इन गाँवों में सभी बुनियादी सुविधाएं और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने की एक तरह से बात कही गई है। वहीं इसके बाद जो हम आते हैं और हमारी जो नेक्स्ट फ्रंट पेज की जो खबर है वह है कि एरो इंडिया शो जो अभी बेंगलुरु में हुआ था, तो उसमें जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो उन्होंने एक ऐलान किया है। तो क्या ऐलान किया है? उन्होंने कहा है कि अगले 25 वर्ष में भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनना है और हमें दुनिया की विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनकर उभरना है। इसके लिए अमृतकाल सबसे उत्तम वक्त है और युवा देश की नियति के सर्वश्रेष्ठ निर्माता भी हैं। तो इस प्रकार की बात हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कही है। वहीं इसके बाद उन्होंने 1 लाख करोड़ का प्रावधान करने की भी बात कही है। और इसी प्रकार जो उन्होंने
इसी में सहयोग की 266 घोषणाएं की हैं, जिसमें कि 80,000 करोड़ की कारोबारी संभावनाएं भी हैं। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा है कि IDDX इन्वेस्टर हब IHH लॉन्च किया। राजनाथ सिंह जी ने एक IHH लॉन्च किया है जिसका नाम है IDDX इन्वेस्टर हब, और प्रमुख भारतीय निवेशकों ने पहले ही दिन इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए हैं। और राजनाथ सिंह जी ने साइबर सुरक्षा पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 9वें संस्करण का भी शुभारंभ किया इस दौरान। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये एयर इंडिया शो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। और जो 1 लाख करोड़ का जो प्रावधान है ये किस लिए रखा जाएगा, जो मैं आपको बता दूं, रक्षा खरीद के लिए तय कुल बजट का 75% जो घरेलू उद्योगों पर ही खर्च होगा। तो इस प्रकार की बात हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने कही है कि जो 75% हम कह सकते हैं जो रक्षा खरीद के लिए तय होता है बजट, तो उसमें से भी जो 75% जो है वो घरेलू उद्योगों पर ही खर्च होगा। और इस फैसले के बाद अब करीब 1 लाख करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस हेडलाइन के बाद अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर हमारी बनकर आ रही है वो है कि हमारी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी एक मीटिंग होनी थी, एक तरह से एक सभा में भाग लेने वाले थे जो फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ, लेकिन फिजी के प्रधानमंत्री नहीं आ पाए हैं उस सभा में। इसके लिए उन्होंने अपने जो राष्ट्रपति हैं उन्हें भेज दिया है और उनके समक्ष ही यह बैठक हुई है। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि पश्चिमीकरण को ही प्रगति का मानक मानने वाला युग अब पीछे छूट गया है। अब कई ऐसी भाषाएं परंपराएं वैश्विक मंच पर उभर रही हैं जो औपनिवेशिक युग के दौरान दबा दी गई थी। और वहीं उन्होंने जोर दिया है जो हमारे विदेश मंत्री हैं कि वैश्वीकरण का मतलब एक रूपता से नहीं बल्कि हमारी दुनिया की विविधता को समझने और स्वीकार करने से है। यही एक लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का वास्तविक अर्थ भी है। वहीं जो इस विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में मैं आपको बता दूं, इस सम्मेलन में दुनिया भर से हिंदी के करीब 1200 विद्वान व लेखक भाग ले रहे हैं। तो 1200 विद्वान और लेखकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं फिजी के रातू विलिमे भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और फिजी में मैं आपको बता दूं, फिजी में एक हमारी जो हिंदी भाषा है वो आधिकारिक तौर पर उसे लागू किया गया है। और क्या निश्चित ही फिजी के साथ हमारे घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। और इसके बाद वहीं एक जो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन की तरफ हम जाते हैं। हमारी जो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन है वह है कि अमेरिका जो है जो एक तरह से ड्रीमर्स के लिए नीति में बदलाव करने वाला बदलाव हुआ है, और जिससे कि भारतीयों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें। तो क्या किस नीति में बदलाव हुआ है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे कि कुछ व्यक्ति जो अमेरिका चले गए थे या चले जाते हैं और वहाँ उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, और उनके बच्चे जब वहाँ पर होते हैं तो उन्हें एक तरह से आर्थिक सहायता हम कह सकते हैं, जो आर्थिक सहायता माफ़ कीजिएगा, उनके लिए एक तरह से जो
अमेरिका में हम कह सकते हैं कि जो वहाँ जाकर बसे हैं, जो उनके संतान जो वहाँ जाकर बसी है, तो वे अमेरिका के ही नागरिक हैं। तो यह पहले माना नहीं जाता था कि वे अमेरिका के नागरिक हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ अपने माता पिता के साथ चला जाता था तो यह माना नहीं जाता था कि वह अमेरिका के जो उनके बच्चे हैं वो अमेरिका के नागरिक हैं, तो उन्हें अमेरिका का नागरिक मानने से इनकार कर दिया जाता था। लेकिन अब एक तरह से एक अधिनियम हम कह सकते हैं ड्रीमर्स यानी कि चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ड्रीमर्स यानी CSAPA के तहत कुछ स्थितियों में किसी प्रवासी की आयु की गणना के लिए नीति संबंधी एवं नियमावली के अद्यतन की घोषणा की है। इसके तहत उन हज़ारों लोगों को वीज़ा हासिल करने में मदद मिलेगी जो बचपन में अवैध रूप से माता पिता के साथ अमेरिका आकर बसे हैं। तो एक तरह से जो अमेरिका आकर बस गए हैं और उनके बच्चों के लिए एक तरह से ये हम कह सकते हैं, या उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और लंबे समय से भी इसका एक तरह से अनुरोध किया गया था। वहीं H1B वीज़ा जो है अमेरिका में मिलता है, वहीं वीज़ा संबंधी जो अवधि है, जो छूट है, उसे बढ़ाने की भी मांग की गई है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है वो है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने भारत की एक मिसाल दी है, जिसमें कि भारत की मिसाल देते हुए अमेरिका ने इमरान खान ने कहा है कि यूक्रेन पर जो जनरल बाजवा हैं, उनके जो आर्मी के चीफ कमांडर हैं, तो एक तरह से और जनरल भी हैं, और उन्हें हिदायत देते हुए कहा है कि उन्हें एक तरह से कहा है कि भारत की तरह यूक्रेन पर तटस्थ रहने की उन्होंने सलाह भी दी है। और अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, रूसी राष्ट्रपति से जो सस्ते तेल की खरीद पर बात भी करके आए थे। और इसी प्रकार विदेश नीति पर इमरान खान भारत की प्रशंसा करते रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस से तेल खरीदने के साथ अमेरिका से भी रिश्ते नहीं बिगड़ने दिए। और इस प्रकार से हमारी जो अब नेक्स्ट हेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बनने वाली है, वो है टोरंटो कनाडा की घटना है। ये टोरंटो कनाडा में क्या हुआ है, जो हमारे भारतीय मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, उन पर एक तरह से कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लिख दिए थे, जिसके बाद भारत ने या अभद्र टिप्पणियाँ मंदिरों पर लिख दी थी, जिसे कि खालिस्तानी चरमपंथियों के द्वारा की गई एक तरह से साजिश बताया जा रहा है। लेकिन इसके लिए भारत ने अपनी तरफ से उन पर जिसने भी इस तरह का देश विरोधी नारे हिंदू मंदिरों पर कनाडा में लिखे हैं, तो उन पर एक तरह से कार्रवाई करने की बात भारत ने कही है। वहीं मैं आपको लेकर चलता हूं, अब हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है तुर्की में राहत पहुंचाने में अहम साबित हो रहा सेना का संचार उपकरण। एक संचार उपकरण भारत की तरफ से बनाया गया था। जैसे कि तुर्की में भूकंप आया था, तो भूकंप में हज़ारों लोगों के मारने के बाद, जिसमें कि 40,000 से अधिक लोग अभी तक मरने की पुष्टि हो गई है, और निरंतर ये संख्या बढ़ती जा रही है। और वहीं भारत की तरफ से एक उपकरण बनाया गया था, संचार उपकरण, जिसकी मदद से वहाँ लोगों को ढूंढने में मदद की जा रही है, और जो भी बचा कुचा सामान है उसका पता लगाने की एक तरह से प्रयास किया जा रहा है। तो
ऑपरेशन दोस्त के तहत भी भारत ने इसमें मदद करने की जो अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की की एक तरह से हर संभव मदद करने का जो प्रयास किया है वह निश्चित ही एक मिसाल है। और ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने 250 से अधिक, जैसे मैंने आपको पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है, 250 से अधिक अपने जो भारत देश के लोग हैं अब उन्हें वहाँ पर मदद के लिए भेजा है और 30-30 बेड के 2 अस्पताल भी भारत ने वहाँ पर बनाकर दिए हैं। वहीं इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर होती है वो है खेल जगत की खबर। खेल जगत की खबर में मैं आपको बता दूं जो महिला T20 विश्व कप है वो चल रहा है, जिसमें कि वेस्ट इंडीज़ पर जीत के साथ जो बेटियां हैं हमारी एक तरह से सेमीफाइनल के नज़दीक पहुंच गई हैं, जिसमें कि जो दीप्ति हैं उन्होंने 100 विकेट अभी तक हासिल कर लिए हैं और 6 विकेट से जीत हासिल की है अभी तक हमने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ़ की है। वहीं 89 मैचों में दीप्ति ने 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने की उपलब्धि भी हासिल कर ली है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और दीप्ति ने 1 ओवर में 2 विकेट झटके हैं, जिसमें कि और जो दीप्ति शर्मा हैं उन्होंने कहा है कि 100 विकेट लेकर अच्छा लग रहा है, मेरा ध्यान प्रदर्शन पर रहता है, यह टर्निंग पिच थी और मुझे काफ़ी मदद मिली है। और इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। सेमीफाइनल का दावा भी मजबूत होता दिख रहा है। और वहीं भारत ने T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज़ को 6 विकेट से हरा दिया है, तो एक तरह से 6 विकेट से हम कह सकते हैं हराया है भारत ने। और वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेट पर जबकि 118 रन बनाए थे, जिसे भारत ने 18 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट पर 119 रन बनाकर हासिल कर लिया है। और वहीं इसके बाद जो हमारी खेल जगत की दूसरी खबर है वो है कि नागपुर जो टेस्ट चल रहा है उसमें भारतीयों द्वारा एक तरह से कह सकते हैं जो पिच है उस पर एक तरह से उसे खुरदरी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसकी एक पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि उसे खुरदरी करके एक तरह से जो हमारे खिलाड़ी हैं उस पर निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। और इसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट जो खबर है वो है कि कारोबार जगत की खबर की तरफ हम चलते हैं। कारोबार जगत की खबर में हम जो हमारी सबसे मुख्य खबर रहने वाली है वो है कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन हैं उन्होंने पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने की भी एक बात कही है। तो उन्होंने सभी राज्यों से कहा है कि अगर सभी राज्य इस पर सलाह करके एक तरह से अपनी राय रखने के लिए उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर सभी राज्य तैयार हो जाते हैं तो हम GST को पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में जल्दी लाने वाले हैं, और जिसमें कि 5 पेट्रोलियम उत्पादों का अस्थायी तौर पर बाहर रखा गया है। और वहीं हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक देश एक राशन कार्ड के लिए प्रोत्साहन भी किया है और कहा है कि राज्यों को बिजली समेत अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने और एक देश एक राशन कार्ड लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसी के बाद जो हमारी कारोबार जगत की दूसरी खबर है वो है उच्च महंगाई पर काबू पाने के लिए ईंधन समेत कुछ अन्य उत्पादों पर घटा सकती है सरकार। तो जैसे कि महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और इसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से उपाय करने जा रही है। वहीं जहाँ की
जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ईंधन हुआ, पेट्रोल डीजल हुआ, या और भी अन्य वस्तुएं हैं जिन पर एक तरह से जिनकी कीमतें कम करने की एक तरह से सरकार कोशिश करने जा रही है, और जिसमें कि 6% के आरबीआई के दायरे से बाहर निकल गई है खुदरा महंगाई जनवरी में। तो 6% के आरबीआई दायरे से जो खुदरा महंगाई है वो बाहर निकल गई है, और इस प्रकार की जो एक तरह से महंगाई के बाद कीमतें घटाने का प्रयास सरकार करने जा रही है। इसके बाद हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट जो हमारी खबर हमेशा की तरह बनती है वो देश विदेश की खबर, और जिसमें कि जो भारत ने देश विदेश की खबर में हमारे जो अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान से एक तरह से रिश्ते दोबारा से बहाल करने की एक तरह से नई कोशिश भारत की नज़र आ रही है, जिसमें कि हमारे अजीत डोभाल जो हैं NSA प्रमुख हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने दोबारा से रिश्ते बहाल करने की एक तरह से नई कोशिश करने की एक अपनी बात कही है। वहीं तालिबान ने भारत में अपनी जो एक तरह से कह सकते हैं हम कि एम्बेसी दोबारा से ओपन करने की जो बात कही है, तो उसके लिए भारत ने उसे नकार दिया है या उसे मना कर दिया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके बाद वहीं हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन जैसे कि अभी बन रही है कि देश विदेश की खबर में, जिसमें कि एयर इंडिया शो जो भी हुआ था, जिसमें कि सहयोग की 266 घोषणाएं और 80,000 करोड़ की कारोबारी संभावना की तरफ ध्यान दिया गया है, और जिसमें कि 201 MAU 53 बड़े ऐलान के साथ 9 उत्पादों की लॉन्चिंग भी शामिल है। और एक तरह से यह जो एयर इंडिया शो है, जिसमें कि रक्षा उपकरणों का एक तरह से निर्यात किया जाएगा, और यह देश की प्रगति के लिए निश्चित ही लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरह से सुनवाई है मासिक धर्म के अवकाश पर, तो वह भी होने वाली है, जल्दी ही होने वाली है। और इसके बाद भारत और चिली की जो कृषि क्षेत्र में एक तरह से सहयोग की बात वो भी कही गई है, और एक तरह से समझौता जो चिली के साथ भारत का कृषि क्षेत्र में सहयोग का जो सहयोग का एक तरह से कहा गया है, तो वह भी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि चिली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार की जो चिली के साथ हमारे जो कृषि क्षेत्र में निश्चित ही हम कह सकते हैं कि हम चिली के साथ एक नई शुरुआत एक तरह से करने जा रहे हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी जिसकी तरफ हमारा ध्यान निरंतर बना रहता है, जो एडिटोरियल एनालिसिस जो हम आपके सामने रखते हैं, इस एडिटोरियल एनालिसिस के माध्यम से निश्चित ही छात्रों को अति लाभ होता है। और चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली एडिटोरियल एनालिसिस है वह है जिसकी हेडलाइन है नई ऊंचाइयों पर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया जो शो हुआ है, जिसमें कि 75 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया है, एक तरह से 75 से ज़्यादा देशों को हमारे रक्षा उपकरण निर्यात किए जाएंगे, यानी कि हमारे देश के जो उपकरण हैं हमारे देश में बनाकर उन्हें दूसरे देशों में बेचा जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं। और यह निश्चित ही जो एयर इंडिया शो जो हुआ है या
जिसमें कि रक्षा निर्यात के एक तरह से कार्यक्रम जो रक्षा निर्यात के सौदे किए जाएंगे और कई MOU जिसमें साइन भी किए जाएंगे। और हम कह सकते हैं कि जिसमें कि भारत ने एक तरह से 470 विमानों की खरीद भी की है। तो फ्रांस व अमेरिका से ये खरीद की गई है एयर इंडिया द्वारा। और नागरिक विमानन के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में बढ़ने के संकेत तो मिले ही हैं। कोविड व रूस यूक्रेन की पृष्ठभूमि में सौदे रोजगार बढ़ाने के साथ यूरोप अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते की मजबूती के बारे में भी बताते हैं। तो एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिका से करीबन 470 विमानों की खरीद की है, जिसमें कि टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया द्वारा फ्रांस की कंपनी एयरबस में 250 और अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 विमानों की खरीद के समझौते नागरिक विमानन क्षेत्र में भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के स्वागत योग्य संकेत तो है ही। तो इनसे फ्रांस और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन के साथ भी भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि एयरबस में रोल्स रॉयस का इंजन लगता है। कुल 470 विमानों की खरीद का यह सौदा एयर इंडिया और भारतीय विमानन क्षेत्र का ही सबसे बड़ा सौदा नहीं है, बल्कि 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा 460 विमानों की खरीद को ध्यान में रखते हुए इसे विमानन इतिहास का भी सबसे बड़ा सौदा बताया जा रहा है। और इसके बाद लेखक आगे लिखते हुए कहता है कि कुल 470 विमानों में से पहला विमान इस साल के अंत तक देश में आने, जबकि शेष विमानों के वर्ष 2025 के मध्य तक पहुंचने की उम्मीद है। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विमानन क्षेत्र में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। गौरतलब है कि भारत के बढ़ते विमानन क्षेत्र को आगामी 15 साल में 2000 से अधिक विमानों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और वहीं इसके बाद आगे गौरतलब है कि भारत के बढ़ते विमानन क्षेत्र को आगामी 15 साल में 2000 से अधिक विमानों की ज़रूरत पड़ने वाली है। बोइंग सौदे के संदर्भ में बाइडेन से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जहां भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों के बारे में बताया, वहीं बाइडेन का कहना था कि इस सौदे में अमेरिका में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी यही कहना था कि इससे रोल्स रॉयस में रोजगार बढ़ेगा। एयर इंडिया के इस खरीद सौदे से जहां इंडिगो को कड़ी चुनौती मिलने वाली है, जिसका घरेलू विमानन क्षेत्र के 50% से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा है, वहीं इससे एयर इंडिया को उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिर्फ यही नहीं कि जनवरी 2022 में घाटे में चलने वाली एयर इंडिया को टाटा समूह द्वारा खरीदने के बाद इसमें जान फूंकने का यह विराट और महत्वाकांक्षी प्रयास है, बल्कि कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में विमानों की खरीद के लिए ये सौदे इन चारों देशों में रोजगार बढ़ाने के साथ अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में भी मददगार साबित होंगे। तो इस प्रकार की जो ये एडिटोरियल एनालिसिस है, ये मैंने आपके सामने रखी। वहीं हम चलते हैं अपनी दूसरी एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ, जिसकी हेडलाइन है कल्याणकारी योजनाओं से बदली सियासत। जैसे कि हम जानते हैं, भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हमारी चालू की गई हैं, जिसमें कि जनधन खाता है, बायोमेट्रिक पहचान है, मोबाइल फ़ोन के उपयोग से एक तरह से कह सकते हैं हम उसका इस्तेमाल किया गया है। बायोमेट्रिक जिसमें कि विशेषता है, और जनधन बैंक खाते भी जिसमें जैम पोर्टल है और प्रत्यक्ष हस्तांतरण है, और कई सारी योजनाएं भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं। तो उसी के ऊपर एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि एडिटोरियल एनालिसिस शिखर सिंह के द्वारा रखी गई है, जो कि CASI के रिसर्च फेलो भी हैं। और वही उन्होंने अपने इस लेख में लिखते हुए कहा है, पिछले 1 दशक में भारत में वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का एक विशेष दृष्टि से प्रसार किया गया है। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ यह है कि
राजनेता प्रौद्योगिकी से लैस समाधानों के जरिए अंतिम कड़ी तक वितरण को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिससे रिसाव, विशेषाधिकार और पक्षपात कम हो सके। द इकोनॉमिस्ट ने आकलन किया है कि इस उच्च प्रौद्योगिकी कल्याण सुरक्षा कवच में करीब 300 योजनाएं शामिल हैं, जिन्होंने 95 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है, जिनमें अधिकांश गरीब शामिल हैं। यह सरकारी खर्च में जीडीपी के 3% के बराबर है। वहीं उन्होंने राजनीतिक पर्यवेक्षकों को मानना है कहा है कि नियम आधारित प्रत्यक्ष हस्तांतरण जैसे कि जो कि डायरेक्ट डीबीटी हम एक तरह से कह सकते हैं, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र जिसका हम कह सकते हैं, या जैम पोर्टल हम कह सकते हैं, जो कि एक विशेष सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है, जिसमें कि भारत की जो स्टार्टअप्स हैं या कंपनियां हैं वो उसमें एक तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, जिसमें कि भारत सरकार की तरफ से एक तरह से उन्हें सुविधाएं भी दी जाती हैं और सब्सिडी भी अपनी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और जनधन बैंक खाते, आधार, बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर जोर देने के साथ इस नए कल्याणवाद ने सत्ताधारी दलों के लिए वोट और राजनीतिक समर्थन हासिल किया है। लेकिन क्या दक्ष कल्याणवाद अपने साथ वह राजनीतिक लाभांश लेकर आता है जैसा अनेक लोग मानते हैं, और कि यह करता है? कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रभाव आपस में जुड़े 2 प्रश्नों पर टिका है। क्या मतदाता वितरण लाभ के लिए राजनेताओं को पुरस्कृत करते हैं, और क्या मतदाता प्रक्रिया की परवाह करते हैं? मसलन ये लाभ उन तक कैसे पहुँचे? दूसरे शब्दों में, क्या मतदाता भ्रष्टाचार और भेदभाव में कमी लाने वाले कुशल क्रियान्वयन को पुरस्कृत करते हैं? शासन संबंधी सुधार अक्सर विशेषाधिकार और भेदभाव को कम कर चोरी या भ्रष्टाचार में कमी करते हैं। ऐसे प्रयासों के पीछे भ्रष्टाचार का सार्वजनिक तिरस्कार होता है। फिर भी हमारे अनुभव बताते हैं कि परिवार, रिश्तेदारों या सजातीय लोगों को पक्षपात की व्यापक उम्मीदें होती हैं, तो दूसरी ओर कभी कभी हमारी सरकारी संपत्ति की चोरी भी होती है। जहाँ तक बाद वाली बात है तो इसका एक विनोदी चित्रण कटियाबाज फिल्म में दिखाया गया है। और पहली बात, हमारी जाति आधारित राजनीति में संदिग्ध रूप से मौजूद है। शोध के सिलसिले में मेरे 2 साल के ज़मीनी कार्य के दौरान पत्रकारों, राजनेताओं और सामान्य मतदाताओं ने अपेक्षाओं के बारे में लगभग समान रूप से यही कहा, हमारा है, हमारे लिए करेगा। एक तरह से जो जातिवाद राजनीति होती है तो उसमें इसी तरह की बात एक तरह से हम देखी जा सकती है कि व्यक्ति यह कहते हुए सुने गए हैं कि ये व्यक्ति हमारी जाति से है तो ये निश्चित ही हमारे लिए काम करेगा। तो इस प्रकार की बात जो लेखक ने कहने का प्रयास किया है, और जाति स्वार्थ से जुड़ी है। और इसके बाद उन्होंने वितरक नीति से जुड़े हुए प्रयोग की तरफ भी ध्यान दिलाते हुए कहा है कि इनसे जुड़े प्रश्नों के जवाब तलाशने के लिए मैंने एक ऑनलाइन सर्वे, जिसमें कि 1047 मतदाता और सी वोटर इंडिया द्वारा विभिन्न 12 भाषाओं में किए गए एक राष्ट्रीय प्रातिनिधिक टेलीफोन सर्वे, जिसमें कि 5350 मतदाताओं का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि प्रत्येक सर्वेक्षण के भीतर मतदाताओं को औचक रूप से मौजूदा सरकार पर नकारात्मक प्रदर्शन की जानकारी, उनके किसी एक कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक जानकारी या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर जोर देने वाले किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक जानकारी पढ़ने के लिए कहा गया। नकारात्मक स्थिति के रूप में ऐतिहासिक बेरोजगारी, ईंधन, मुद्रास्फीति और बढ़ती आय असमानता की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही है। वहीं सकारात्मक स्थिति के रूप में कल्याणकारी कार्यक्रम उज्ज्वला या पीएम आवास योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या सामने आई, और दक्षता के रूप में सुधार के लिए फर्जी दावे, भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों का उल्लेख किया गया। वहीं लेखक आगे लिखते हुए कहता है कि वर्तमान में भ्रष्टाचार पर सार्वजनिक विमर्श हाई प्रोफाइल मतदाताओं मामलों तक सीमित है और भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद में शामिल प्रभावशाली व्यक्तियों पर केंद्रित है। इस विमर्श के विस्तार की जरूरत है। नीति निर्माण और अंतिम छोर तक विवरण पर
ध्यान केंद्रित करने वाले दाताओं और विशेषज्ञों को गुणात्मक रूप से आकलन करने की आवश्यकता है कि नागरिक दक्षता बढ़ाने के वाले उपायों को कैसे देखते हैं और क्या वे उनमें कोई मूल्य देखते हैं। सार्वजनिक सूचना और जागरूकता अभियानों को पक्षपात और भ्रष्टाचार के घातक प्रभावों को अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करने और कुशल कार्यान्वयन से होने वाले लाभ को रेखांकित करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की जो एडिटोरियल एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी और निश्चित ही ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसके बाद जो हमारी अंतिम, एक तरह से कह सकते हैं अंतिम जो कहानी रहती है वो रहती है कि एक जो कहानी मैं निरंतर आपके सामने अमर उजाला की ही रखता हूँ, जो कि अति सुंदर और लाभदायी सिद्ध होती है। जैसे कि एक छोटी सी कहानी दी गई है जिसमें कि मन, वाणी व विचारों पर संयम रखने की एक तरह से बात कही गई है कि व्यक्ति को अपने मन, विचारों और वाणी पर एक तरह से संयम रखना चाहिए। तो संत मार्टिन लूथर के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध संत भी रहे हैं, तो उनके बारे में यह कहानी कही गई है। तो संत मार्टिन लूथर जो थे वो समाज की जो कुरीतियाँ हैं या बुराइयाँ हैं, ये एक तरह से उन्हें निकालने का प्रयास किया करते थे, या कह सकते हैं कि समाज सुधार के वो कार्य किया करते थे। और उनके ऐसा करने से कुरीतियों को बढ़ावा देने वाला और दुर्जनों को पोषण देने वाला वर्ग उनसे एक तरह से बहुत तरह हम कह सकते हैं गुस्सा रहता था। और एक बार ऐसे ही समुदाय ने संत लूथर के समाज सुधार के कार्यों से बौखलाकर उनके एवं उनके शिष्यों के विरुद्ध अभियान से छेड़ दिया। उसके बाद वे लोग जब भी संत मार्टिन लूथर या उनके शिष्यों को देखते तो अकारण ही उन्हें गालियाँ देते, उन पर फब्तियाँ कसते, यहाँ तक कि उन पर पत्थर ही फेंकने लगते। उन दुराचारियों के उत्पीड़न से तंग आकर कुछ शिष्यों ने संत मार्टिन लूथर से कहा, लगता है कि हमें भी इनकी गालियों का उत्तर गालियों से देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ताकि इन्हें सबक सिखाया जा सके। जब संत लूथर ने अपने शिष्यों द्वारा ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने में हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। यदि हम भी उनकी तरह करने लगें तो अपने महान उद्देश्य से भटक नहीं जाएंगे, और हमें भी अपने मन, वाणी व विचारों पर संयम रखना आवश्यक है। समाज सुधार के कार्य में ऐसी बाधाएं तो आती हैं और उनसे विचलित होकर यदि हम स्वयं पथभ्रष्ट होने लगें तो फिर दूसरे लोगों का क्या होगा। तो इस प्रकार की बात संत लूथर ने कही और यह सुनकर उनके शिष्य जो हैं वो शांत हो गए। तो यह जो एक छोटी सी कहानी है, यह निश्चित ही हमें अपने मन, वाणी व विचारों पर संयम रखने की एक तरह से सलाह देती है। तो इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं और निश्चित ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, जैसे कि मैंने आपको बताया एसएससी के छात्र हैं, चाहे यूपीएससी के छात्र हैं, चाहे बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्र हैं, या अन्य सीटेट, यूपीटेट और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं या फ्रंट पेज की मुख्य खबरें हैं या देश विदेश की कुछ खबरें हैं या खेल जगत की कुछ खबरें हैं, ये निश्चित ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, जिसमें कि एडिटोरियल एनालिसिस मैंने आपके सामने मुख्य रूप से रखा है। तो आपसे अंत में विदा लेते हुए मैं आपके लिए यही शुभकामना करता हूँ कि आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से कटिंग चाय में, और निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।